जेम्स बॉन्ड का नाम भला कौन नहीं जानता, जब वो अपने खास स्टाइल में नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड ऐसे बोलता है तो लाखों करोड़ों दर्शक अपना दिल थामे रह जाते हैं। बस उसी जेम्स बॉन्ड की एक शॉर्ट स्टोरी आज आप सुनने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठिए और सुनिए ये कहानी जिसका नाम है आफ्टर एक्सीडेंट। गांव में दाखिल होते ही बॉन्ड ने कार की स्पीड कम कर दी। ये एक छोटा सा साफ सुथरा गांव था और बॉन्ड यहाँ पहले भी आ चुका था। गांव की गलियां और सड़कें पक्की थीं और साएदार पेड़ों से घिरे हुए एक मंजिला मकान बड़ा ही सुंदर नज़ारा पेश कर रहे थे। सेंट्रल स्क्वायर के इर्द गिर्द कुछ दुकानें और रेस्टोरेंट नजर आ रहे थे। गांव के अधिकतर मकान पुराने ढंग के थे लेकिन काफी खूबसूरत थे। बॉन्ड ने अपनी कार एक छोटे से मकान के सामने रोक दी, फिर कार से बाहर निकलकर मकान के दरवाजे को खटखटाया। मकान की छत तिकोनी थी और उसके ऊपर लाल रंग की टाइलें लगी हुई थीं। 2 साल पहले जब जेम्स वहां आया था तो मकान की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। दरवाजा एक जवान खूबसूरत औरत ने खोला जो एक गहरे रंग का एप्रन पहने हुए थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, लेकिन तुम प्लम्बर तो नहीं लग रहे हो। बॉन्ड ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं प्लम्बर नहीं हूँ। मैं हर्बर्ट विल्सन नाम के आदमी की तलाश में हूँ। उसने मुझे जो आखिरी पता दिया था वो इसी घर का था। औरत ने संदेह भरी नजरों से पहले बॉन्ड की तरफ और फिर उसकी कार की तरफ देखा। कार पर जमी धूल साफ बता रही थी कि वो आदमी किसी दूसरे इलाके से वहां आया था। औरत ने जवाब दिया, इस मकान में मैं और मेरे पति रहते हैं और मेरे पति का नाम है हार्डी। जिस आदमी की तुम तलाश कर रहे हो वो एक एक्सीडेंट में मारा गया था। एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी। बॉन्ड अपने चेहरे पर हैरत और अफसोस के भाव दिखाते हुए बोला, ओहो, बड़े अफसोस की बात है। कब हुआ था ये एक्सीडेंट? इस बात को करीब 2 साल गुजर चुके हैं मिस्टर। हम लोग मिस्टर विल्सन को पर्सनली नहीं जानते। हमने उनकी मौत के बाद ये मकान खरीदा था। वैसे तुमको उनसे क्या काम है? जी, मैं एक पब्लिशर हूँ। हमने कुछ टाइम पहले मिस्टर विल्सन के कुछ आर्टिकल्स छापे थे। उसके बाद अचानक ही वो सिलसिला खत्म हो गया। हमें तो किसी ने विल्सन की मौत के बारे में सूचना तक नहीं दी। औरत ने कहा, पब में तुम्हें विल्सन को जानने वाले कई लोग मिल जाएंगे, वहां पता करो। और फिर वो दरवाजा बंद करने के इरादे से पीछे हटी। बॉन्ड ने जल्दी से कहा, अरे, मैं बस एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम लोगों ने इस मकान के साथ ही विल्सन का सामान भी खरीद लिया था? नहीं, मिस्टर विल्सन का कोई भी वारिस आगे नहीं आया था, इसलिए गांव की पंचायत ने उसका सामान नीलाम कर दिया था। ओह, क्या आपको याद है मैम कि वो सामान किसने खरीदा था? हाँ, याद है, पब के मालिक टेम्स मिल्टन ने। इतना कहकर औरत ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। गांव की पब का नाम था होली ड्रैगन और वो भी गांव के चौराहे पर बनी हुई थी। बॉन्ड अपनी कार में बैठा और इंजन स्टार्ट करके चौराहे की तरफ चल पड़ा। पब के करीब पहुंचकर उसने अपनी कार एक तरफ खड़ी कर दी और उतरकर कार को लॉक करके पब की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने कॉफी का ऑर्डर दिया। ये दोपहर का टाइम था और वहां पर कुछ ग्राहक मौजूद थे। काउंटर के पीछे एक सेहतमंद आदमी खड़ा था। उसके सीने पर लगी नेम प्लेट पर टेम्स मिल्टन लिखा हुआ था। बॉन्ड के नजदीक ही एक स्टूल पर बैठे हुए एक आदमी ने बॉन्ड से कहा, क्यों भाई, तुम कोई मुसाफिर लगते हो? उस आदमी ने एक मैला सा ओवरकोट पहन रखा था और उसकी शेव बढ़ी हुई थी। उस वक्त वो बियर पी रहा था। बॉन्ड ने उसे जवाब दिया, मुझे एक आदमी की तलाश है। वो आदमी बोला, ओह, अगर तुम्हारा वो आदमी इसी इलाके का रहने वाला है तो मैं तुम्हें उसका नाम पता बता सकता हूँ। मेरा नाम सिड बशले है और मैं इस गांव के बच्चे बच्चे को जानता हूँ और यहाँ का बच्चा बच्चा भी मुझे जानता है। बॉन्ड ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, ओहो, फिर तो तुम बड़े काम की चीज हो। मैं हर्बर्ट विल्सन को ढूंढ रहा हूँ। ओहो, फिर तो तुम थोड़ा सा लेट हो गए बरखुरदार। हर्बर्ट विल्सन की तो छुट्टी हो चुकी है। 2 साल पहले किसी कार वाले ने उसे टक्कर मार दी थी। उस वक्त वो इसी पब की तरफ ही आ रहा था। इतना कहकर वो आदमी बारमैन की तरफ घूमा और बोला, ये मिल्टन, देखो, ये आदमी विल्सन की तलाश में घूम रहा है। मिल्टन एक ग्राहक के सामने सैंडविच रखते हुए बोला, तो उसमें तुम्हें क्या ऐतराज है सिड? सिड ने दोबारा बॉन्ड की तरफ मुंह करके कहा, मैं हर्बर्ट विल्सन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। असल में वो एक जासूस था। उसे जानबूझकर मारा गया था। बॉन्ड ने सवाल किया, जिस कार ने उसे टक्कर मारी थी वो कार किसकी थी? उसके बारे में तो भाई कुछ पता नहीं चला कि किसकी थी और कहाँ से आकर कहाँ चली गई थी। मिल्टन ने फिर से उसे टोका, सिड, तुम्हें काम पर जाने में देर नहीं हो रही है क्या?
सिड ने अपनी बियर का आखिरी घूंट भरा और खड़ा हो गया। मैं 1 घंटे बाद दोबारा आऊंगा मिस्टर, क्या तब तक तुम यहीं पर रहोगे? बॉन्ड ने गोलमोल जवाब दिया। पता नहीं, हो सकता है रुकूं। तो ठीक है, मेरा इंतजार करना, सिड ने कहा और पब से बाहर निकल गया। मिल्टन ने बॉन्ड से कहा, अरे ये आदमी बहुत ही बातूनी है, इसकी बातों पर ध्यान मत देना बिल्कुल भी। अगर तुम इसे बियर पिलाते रहोगे तो ये पूरा दिन तुम्हें कहानियां ही सुनाता रहेगा। बॉन्ड ने उससे सवाल किया, क्या ये बात ठीक है कि यहाँ आते हुए विल्सन हादसे का शिकार हुआ था? टेम्स ने जवाब दिया, एक्सीडेंट के बाद फौरन ही उसकी मौत नहीं हुई थी, वो कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद मरा था। ओह, तो उसके सामान का क्या हुआ? मिल्टन ने आंखें सिकोड़कर बॉन्ड को घूरा, फिर बोला, सरकारी आदमी 1 हफ्ते तक उसके सामान की खोजबीन करते रहे थे। वो उसके सारे पेपर्स भी अपने साथ ले गए थे और बाकी जो सामान था वो सब मैंने खरीद लिया था। बॉन्ड ने उसे घूरते हुए कहा, काफी कीमती सामान रहा होगा। मैंने सुना है कि हर्बर्ट के पास कुछ बड़ी ही नायाब चीजें थीं। वो सब तो ठीक है मिस्टर, लेकिन तुम हो कौन? तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। और यह भी बताओ कि हर्बर्ट विल्सन से तुम्हारा संबंध क्या है? तुम उसके बारे में इतनी खोजबीन क्यों कर रहे हो? मुझे बॉन्ड कहते हैं, जेम्स बॉन्ड। मैं एक पब्लिशिंग हाउस से आया हूँ। ओह, तो क्या तुम विल्सन के बारे में कोई आर्टिकल वगैरह छापना चाहते हो? हाँ, हो सकता है छापूं, बशर्ते कोई दिलचस्प बात मुझे पता चले तो। वैसे मैंने तुमसे विल्सन के सामान के बारे में पूछा था, मिल्टन ने जवाब दिया। अरे वो सब कोई खास कीमती सामान नहीं था, बहुत थोड़ी सी चीजें थीं। ऐसा लगता था कि विल्सन मुसाफिरों जैसी जिंदगी गुजारने का आदी था, या फिर अपने काम की वजह से वो किसी एक जगह टिककर नहीं बैठ सकता था। क्या वो सामान अभी तक तुम्हारे पास मौजूद है? भाई, कुछ बेच दिया है, कुछ अभी पड़ा है। लेकिन तुम उसके सामान में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? जेम्स बॉन्ड ने कंधे उचकाए और बोला, बस थोड़ी क्यूरियोसिटी है, और क्या। किस बात की क्यूरियोसिटी? बॉन्ड ने इस बात का जवाब देने के बजाय काउंटर पर कॉफी के पैसे रखे और उठकर बाहर निकल गया। साफ दिखाई दे रहा था कि टेम्स मिल्टन बॉन्ड की बातों से काफी परेशान हो गया था। बॉन्ड ने अपनी कार को वहीं खड़े रहने दिया और पब के पीछे से निकलकर खुले मैदान में पहुंच गया। वहां घास का एक छोटा सा मैदान था, उससे परे बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं और उसके बाद एक हरी भरी पहाड़ी थी। बॉन्ड टहलता हुआ उस पहाड़ी के करीब पहुंच गया। अचानक कोई आदमी पहाड़ी ढलान से दौड़ता हुआ नीचे आया। ये एक औरत थी। जब उसने बॉन्ड की तरफ देखा तो उसकी नजरें भटक गईं और उसका पांव गलत जगह पड़ गया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो लड़खड़ा गई। बॉन्ड ने तेजी से बढ़कर उसे थाम कर गिरने से बचा लिया। औरत हाँफते हुए बोली, ओह थैंक्स, क्या तुम यहाँ नए आए हो? जी हाँ, मैं एक मुसाफिर हूँ। नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। औरत ने जमीन पर बैठकर अपने टखने को रगड़ते हुए कहा, मेरा नाम सैरा एप्पलवाई है, मैं पब में काम करती हूँ। आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, इसीलिए शॉर्टकट से आ रही थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई सैरा। लगता है तुम्हारे पाँव में मोच आ गई है। हाँ, लगता तो है, ये शुक्र है कि हड्डी नहीं टूटी। लगता है शायद मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, वरना यूं ऐसे गिरी न होती। बॉन्ड उसकी बात काटकर हाथ आगे करता हुआ बोला, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें पब तक छोड़ आता हूँ। जब दोनों साथ साथ चलने लगे तो सैरा ने कहा, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें हार्डी के मकान के सामने खड़े हुए भी देखा था। बॉन्ड ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल देखा होगा। मैं उस आदमी को ढूंढने वहां गया था जो हार्डी से पहले वहां रहता था। सैरा ने तुरंत कहा, ओह वो रहस्यमयी जासूस, यानी हर्बर्ट विल्सन। वो तो मर चुका है। क्या तुम विल्सन को जानती थी? नहीं, ज्यादा तो नहीं मिस्टर बॉन्ड। वो बहुत ही चुपचाप रहने वाला आदमी था, लोगों से बहुत कम मिलता जुलता था। तब तक वो लोग पब पहुंच चुके थे। सैरा ने पब के पीछे पहुंचकर बॉन्ड का एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया और तेज तेज कदमों से चलती हुई पिछले दरवाजे से पब में दाखिल हो गई। बॉन्ड जाकर अपनी कार में बैठ गया और सिड का इंतजार करने लगा। उसका ख्याल था कि सिड से उसे काफी काम की बातें पता चल सकती हैं। बॉन्ड ने काफी देर तक इंतजार किया, यहाँ तक कि लंच का टाइम भी बीत गया, लेकिन सिड नहीं आया। इस बीच बॉन्ड ने सैरा और मिल्टन को वहां से निकलते हुए देखा। दोनों एक कार में जाकर बैठे और कार एक तरफ रवाना हो गई। उनके जाने के थोड़ी देर बाद बॉन्ड ने भी अपनी कार का इंजन स्टार्ट किया और टाइम पास के लिए एक दूसरी तरफ रवाना हो गया। सिर्फ 15 मिनट में वो पूरे गांव का चक्कर लगाकर फिर से होली ड्रैगन के सामने पहुंच गया, लेकिन सिड अभी तक भी नहीं आया था। बॉन्ड लोगों से सिड का पता पूछते हुए उसके मकान पर पहुंच गया,
ये टीन की छतों वाला एक मकान था और गांव के एक किनारे पर बना हुआ था। बॉन्ड जब मकान के सामने पहुंचा तो उसने मकान के पीछे से किसी को प्रकट होते देखा, लेकिन कार को देखते ही वो आदमी बड़ी फुर्ती से वापस चला गया। बॉन्ड उसकी बस एक ही झलक देख पाया था। उसने कार रोकी और फुर्ती से उतरकर तेजी से मकान की पिछली तरफ लपका। वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो जो कोई भी था या तो मकान के अंदर चला गया था या फिर मकान के पीछे की झाड़ियों में गायब हो गया था। मकान का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। बॉन्ड ने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई, हेलो मिस्टर सिड, मैं बॉन्ड हूँ। थोड़ी देर पहले आपसे पब में मिला था, क्या तुम घर पर हो? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद बॉन्ड सतर्क अंदाज में अंदर घुसा। कमरों से गुजरता हुआ जब वो किचन में पहुंचा तो वहीं पर ठिठक गया। किचन के दरवाजे में सिड बेढंगे अंदाज में पड़ा हुआ था। उसके दिल में गोली का सुराख साफ नजर आ रहा था, जो बहुत ही करीब से चलाई गई थी, क्योंकि सुराख के गिर्द वाला दायरा किनारों से काला पड़ा हुआ था और बारूद के कण वहां जमे हुए थे। शाम के वक्त बॉन्ड ने दूसरी बार होली ड्रैगन पब में कदम रखा। उस वक्त वहां पर सिड की बेवक्त मौत की ही चर्चा हो रही थी। बॉन्ड ने बियर का ऑर्डर दिया और खामोशी से एक स्टूल पर बैठ गया। मिल्टन कह रहा था, ओहो, बड़े ही अफसोस की बात है। सिड मेरा पुराना दोस्त था। जिस दिन उसने गांव में पहली बार कदम रखा था, मैं तो उसे उसी दिन से जानता था। उसके जैसा नर्म दिल और खुशमिजाज इंसान आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। हालांकि वो कुछ ज्यादा ही बातूनी था, लेकिन आजकल बातें कौन नहीं करता। बॉन्ड ने कहा, मैं कल उससे जिंदगी में पहली बार मिला था। काफी अच्छा आदमी था। मिल्टन ने थोड़ा अजीब से स्वर में कहा, हाँ, और ये भी अजीब बात है कि उसकी लाश सबसे पहले तुम ही ने देखी थी। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद बॉन्ड उठ गया और एक अलग थलग बने बूथ से उसने अपने बॉस एम को लंदन फोन किया। पूरा विवरण सुनने के बाद एम ने कहा, मुझे लगता है बॉन्ड कि सिड को भी उन्हीं लोगों ने मारा है जिन्होंने हर्बर्ट विल्सन को मारा था। ये एक ही जंजीर की 2 कड़ियां हैं। ओह, तो क्या इसका मतलब ये है एम कि वो लोग मेरी असलियत समझ चुके हैं? हाँ बिल्कुल बॉन्ड, और इसका मतलब ये भी है कि अभी तक वो लिस्ट उनको नहीं मिली है। मेरी बात ध्यान से सुनो बॉन्ड, वो लिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस के अलावा कुछ CIA एजेंट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। अगर वो लिस्ट उनके हाथ लग गई तो हमारे कई एजेंट्स की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन एम, ये भी तो हो सकता है कि सिड को किसी चोर या लुटेरे ने कत्ल कर दिया हो। बिल्कुल नहीं बॉन्ड, छोटे छोटे गांवों में चोर इस तरह की वारदातें नहीं करते। उसका कत्ल तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बात पक्की है कि सिड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानता था। क्या तुमने लोकल पुलिस को अपने बारे में बता दिया है? हाँ, मजबूरन बताना पड़ा बॉस, वरना वो मुझे कत्ल के इल्जाम में अंदर कर देते। मेरे कहने पर उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड वालों को फ़ोन कर दिया है। ठीक है बॉन्ड, तुम पब के मालिक टेम्स मिल्टन को कुरेदने की कोशिश करो। हो सकता है कोई नई बात पता चल जाए। फ़ोन बंद करने के बाद बॉन्ड फिर से पब में जा बैठा। मिल्टन लोगों से कह रहा था, 20 साल में इस गांव में ये पहला कत्ल हुआ है। ये बात सुनकर बॉन्ड को समझ में आया कि वो हर्बर्ट विल्सन की मौत को कत्ल मानकर नहीं चल रहा था। मिल्टन अपनी बात जारी रखते हुए बोला, बड़ी ही दर्दनाक घटना है ये। कल यहाँ हर तरफ स्कॉटलैंड यार्ड के आदमी दंदनाते फिर रहे होंगे बस। बॉन्ड ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, बहुत सारे आदमी नहीं, बस एक आदमी आएगा स्कॉटलैंड यार्ड से। सिड का कत्ल इस गांव के लिए भले ही सनसनीखेज हो, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड वाले ऐसी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। बड़े शहरों में तो हर रोज कत्ल होते रहते हैं। बॉन्ड की इस बात पर कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद बॉन्ड मिल्टन को कारोबारी बातचीत के लिए केबिन में ले गया। दोनों आमने सामने बैठ गए और मिल्टन ने थोड़ा उलझन भरे स्वर में कहा, मैं अभी तक तुम्हारे बारे में ठीक से कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या करते हो? बॉन्ड मुस्कुराया और बोला, मैं मौका परस्त आदमी हूँ, हर तरह का काम कर लेता हूँ। अच्छा, विल्सन के फर्नीचर के बारे में क्या ख्याल है? मिल्टन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। मतलब तुम भी क्या कोई और लोग भी विल्सन का फर्नीचर खरीदना चाहते थे? हाँ भाई, जब मैंने वो फर्नीचर खरीदा था तो उसके कुछ दिन बाद ही कई लोगों ने उसे खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन मैंने बस कुछ ही चीजें बेची थी। ओह, मैंने सुना है टेम्स कि तुमने काफी ऊंची बोली देकर वो फर्नीचर खरीदा था। क्या उसकी कोई खास वजह थी? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा मिस्टर बॉन्ड। मेरे कहने का मतलब ये है मिल्टन
कि क्या तुम्हें किसी खास चीज की तलाश थी? मिल्टन मेज की सतह पर उंगलियां टकटकाते हुए थोड़ी देर बॉन्ड को घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम डिटेक्टिव टाइप की कोई चीज हो, है ना? अरे तुम मेरी फिक्र मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि सिड को इसलिए कत्ल किया गया है क्योंकि वो विल्सन की मौत के बारे में कोई खास बात जानता था, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी ही दर्दनाक घटना घट जाए। मिस्टर बॉन्ड, मेरा यकीन करो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो फिर तुमने वो फर्नीचर क्यों खरीदा था, ये बताओ मुझे। देखिए मिस्टर बॉन्ड, असल में बात ये है कि एक्सीडेंट के बाद जब मैं विल्सन से मिलने हॉस्पिटल गया था तो वो नीम बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं उसकी बात का मतलब पूरी तरह से तो नहीं समझा, लेकिन इतना मेरी समझ में आ गया था कि विल्सन के सामान में कोई कीमती चीज़ है। मुझे लगा कि ज़रूर कुछ हीरे जवाहरात वगैरह होंगे, और इसीलिए मैंने ऊंची बोली लगाकर वो फर्नीचर खरीद लिया था। विल्सन ने क्या शब्द बोले थे, ठीक ठीक मुझे बताओ ज़रा। देखिए, उसके ठीक ठीक शब्द तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि वो किसी कीमती चीज़ का जिक्र कर रहा था। या तो वो ये कहना चाहता था कि उसे एक कीमती चीज़ की वजह से कत्ल किया गया है, या फिर कुछ ये कि उस कीमती चीज़ की वजह से कुछ कत्ल और भी हो सकते हैं। तो तुमने उससे ये नहीं पूछा कि आखिर वो कीमती चीज़ है क्या? अरे उसके ऊपर बेहोशी सी छा रही थी। वो मेरी बात को ना सुन पा रहा था, ना समझ पा रहा था, और ना ही अपनी बात को समझा पा रहा था। उसने हीरे की एक अंगूठी पहनी हुई थी, इसलिए मुझे ऐसा ही लगा कि उसके पास और बहुत सारे हीरे होंगे जो उसने फर्नीचर के किसी खुफिया हिस्से में छुपा रखे होंगे। ओह, तो फिर उसके बाद तुम्हें कुछ मिला? अरे कहाँ मिस्टर बॉन्ड, कुछ नहीं मिला। मैंने तो बहुत सारे पैसे खर्च करके फर्नीचर का एक्सरे भी करवाया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है विल्सन यूं ही कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं वो सारा सामान देखना चाहता हूँ मिस्टर टेम्स मिल्टन। हाँ, देख लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम्हारा आज यहीं रहने का प्रोग्राम है तो कल सुबह देख लेना। नहीं, मैं अभी देखना चाहता हूँ। कल सुबह तक तो कोई गड़बड़ी भी हो सकती है। तुम पब की जिम्मेदारी सैरा पर छोड़ो और मेरे साथ चलो अभी। थोड़ी हिचक दिखाने के बाद मिल्टन राजी हो गया। सैरा को वहीं छोड़कर वो बॉन्ड के साथ कार में रवाना हो गया। कुछ मिनट बाद उनकी कार एक खूबसूरत कॉटेज के सामने जाकर रुकी। दस्तक के जवाब में एक भूरे बालों वाली औरत ने दरवाज़ा खोला। वो मिल्टन की बीवी थी। हाय हेलो के बाद मिल्टन बॉन्ड को उसी कमरे में ले गया जहां सारा सामान पड़ा हुआ था। फिर वो बॉन्ड को सामान के बारे में बताने लगा। उस सामान में कुर्सियां, मेज़, सोफ़ा सेट और कुछ सजावट की चीज़ें थीं। मैं इस सामान की पूरी छानबीन कर चुका हूं मिस्टर बॉन्ड। एक एक चीज़ का एक्सरे भी करवा कर देख लिया है, लेकिन कोई भी कीमती पत्थर नहीं मिला मुझे। बॉन्ड ने मन ही मन कहा, जिस कीमती चीज़ का जिक्र विल्सन ने किया था वो कागज़ का एक टुकड़ा था जो किसी भी कीमती पत्थर से ज़्यादा कीमती है, लेकिन एक्सरे मशीन की आंख उसे नहीं देख सकती, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिला होगा। ऊपर से उसने कहा, सामान तो अच्छा है, लेकिन वो नहीं है जो मैंने समझा था। मिसेस विल्सन भी वहां पर मौजूद थीं। उन्होंने कहा, ये एक जासूस का सामान है, उस हिसाब से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन वैसे मिस्टर बॉन्ड, मुझे तो तुम भी सरकारी आदमी जैसे लग रहे हो। तुम्हारी शक्ल और रंग ढंग बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसे हैं जो विल्सन की मौत के बाद यहाँ आए थे। बॉन्ड ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर मिसेस मिल्टन। मैं तो आज तक यही समझता रहा कि मेरी शक्ल किसी रोमन देवता से मिलती जुलती है। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला और बॉन्ड करीब 15 मिनट तक फर्नीचर का मुआयना करता रहा। उसने कई चीज़ों को उलट पलट कर भी देखा, लेकिन उसे कोई भी अजीब बात नजर नहीं आई। या तो वो लिस्ट पहले ही किसी के हाथ लग चुकी थी, या फिर उसे बड़ी ही होशियारी के साथ छिपाया गया था। शुक्रिया मिस्टर और मिसेस मिल्टन, मैंने फर्नीचर देख लिया है। अब मैं डिटेल से बातें बाद में करूँगा। थैंक यू। जेम्स बाहर निकल गया और दोनों कार में बैठकर वापस पब पहुंच गए। मिल्टन अपना कोट उतारकर काउंटर के पीछे चला गया और बॉन्ड कोने में बने हुए टेलीफोन बूथ में घुस गया। वहां से उसने फिर से एम को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। एम ने कहा, स्कॉटलैंड वाले कल सुबह अपना आदमी रवाना कर देंगे। अगर तुम्हें ज़रूरत लगे तो क्या मैं अपने यहाँ से भी एक आदमी भेज दूँ? नहीं एम, कम आदमी ही अच्छे हैं। लोगों को मेरे ऊपर भी शक होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले ही एक औरत ने मुझसे कहा है कि मेरी शक्ल सीक्रेट एजेंट से मिलती है। इन सारी बातों के दौरान
बॉन्ड ने बूथ के शीशों के दरवाजे के पार हॉल में नजर दौड़ाई तो सैरा को एक आदमी के साथ बड़े ही राजदारी भरे अंदाज में बातें करते हुए पाया। दोनों एक कम रोशनी वाले कोने में सिर से सिर जोड़े बातें कर रहे थे। बॉन्ड को लगा कि ये वही आदमी है जिसे उसने सिड के मकान के पीछे गायब होते देखा था। उसने जल्दी से माउथपीस में कहा, मैं बाद में फ़ोन करूंगा बॉस, और फिर वो रिसीवर टांग कर बाहर निकल आया। लेकिन इसी बीच वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। बॉन्ड मिल्टन के पास पहुंचा और उसे एक तरफ ले जाकर बोला, अभी अभी सैरा जिस आदमी से बातें कर रही थी वो कौन था? कौन आदमी? मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैं अपने काम में लगा हुआ था, मिल्टन ने कहा। बॉन्ड ने उसे बताया। दोनों सिर जोड़कर धीरे धीरे बातें कर रहे थे वहां उस कोने में। ओह, वो शायद उसका पति होगा, कभी कभी यहाँ पर आता है। वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, उम्र 50 के करीब होगी, आधा सिर आगे से गंजा है। नहीं मिस्टर मिल्टन, ये आदमी मोटा नहीं था, इसकी उम्र भी 30 के आसपास ही होगी। ओह, फिर मुझे नहीं पता वो कौन था। तभी सैरा अपना एप्रन उतारते हुए मिल्टन के पास आई और बोली, मिस्टर मिल्टन, मैं आज जल्दी जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मुझे एक ज़रूरी काम है। ठीक है, तुम चली जाओ, यहाँ का काम मैं संभाल लूँगा, मिल्टन ने कहा। सैरा ने मुस्कुराकर बॉन्ड की तरफ देखा और हाथ हिलाते हुए वहाँ से चली गई। बॉन्ड लापरवाही दिखाता हुआ उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गया जहाँ से सैरा थोड़ी देर पहले बाहर निकली थी। रात अंधेरी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। दरवाजे पर पहुंचकर बॉन्ड ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक वीरान सड़क पर उसे एक छाया सी चलती दिखाई दी। उसे लगा शायद वो सैरा ही है। वो मुनासिब फासला रखते हुए उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद बॉन्ड को अपने पीछे से किसी कार के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। बॉन्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो कार की बत्तियां बुझी हुई थीं और उसकी रफ्तार मध्यम थी। लेकिन फिर अचानक ही हेडलाइटें जल उठीं, टायर चरमराए और कार किसी बिफरे हुए शेर की तरह छलांग लगाकर आगे लपकी। सेकंड के 1000वें हिस्से में ही बॉन्ड सारी कहानी समझ गया। उसे बाकायदा साजिश करके इस वीरान सड़क पर लाया गया था। बॉन्ड को याद आया कि हर्बर्ट विल्सन के साथ भी इसी सड़क पर वो हादसा हुआ था। कार अब तक बॉन्ड के सिर पर पहुंच चुकी थी, इसलिए भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने अंधाधुंध सड़क के किनारे वाली खाई में छलांग लगा दी। इसके बावजूद कार उसके जिस्म को छूकर गुजर गई। बॉन्ड घुटनों के बल कीचड़ और लंबी लंबी घास में गिरा और कुछ देर तक हाँफता हुआ वहीं पड़ा रहा। फिर वो जल्दी से उठकर बैठ गया और कार की तरफ देखने लगा, जो कुछ दूर जाकर रुक गई थी। उसकी टेल लाइटें साफ नजर आ रही थीं। बॉन्ड दूसरे हमले से बचने की तैयारी करने लगा, लेकिन 2 पल बाद ही कार आगे रवाना हो गई और उसकी धीमी पड़ती रोशनियां धीरे धीरे अंधेरे में घुल मिल गईं। बॉन्ड ने खड़े होकर अपनी चोटों का जायजा लिया। कोई खतरनाक चोट उसे नहीं आई थी। उसने चैन की सांस ली और कपड़ों से कीचड़ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। फिर उसे अपने करीब ही किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तेजी से घूमा। ये सैरा थी। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लगता है ठीक ही हूँ, कुछ मामूली सी चोटें आई हैं बस। यकीन करो मिस्टर बॉन्ड, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। उसने मुझसे इस सड़क पर आने के लिए कहा था। उसे पूरा यकीन था कि तुम मेरे पीछे आओगे। उसने मुझसे कहा था कि ये बस एक किस्म का मजाक है। क्या उसने पहले भी कभी तुम्हारे जरिए ऐसा मजाक किया था? हाँ, करीब 2 साल पहले। इतना कहते कहते सैरा का हाथ अचानक उसके मुंह पर पहुंच गया, लेकिन बॉन्ड ने तुरंत ही उस बात को लपक लिया। आहा, तो तुम्हारा इशारा हर्बर्ट विल्सन की तरफ है। अरे नहीं नहीं मिस्टर बॉन्ड, मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात। उस कार वाले का तो लेना देना है ना? नहीं, वो उस वक्त यहाँ नहीं था, बाद में आया था। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ सैरा, और मुझे ये भी पता है कि वो यहाँ कब आया था। हर्बर्ट का कत्ल उसी ने किया है। क्या तुम पुलिस ऑफिसर हो? नहीं, लेकिन मैं सरकारी आदमी हूँ, सीक्रेट एजेंट। अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं फंसने दूंगा, समझी? मैं इतना कहकर सैरा चुप हो गई और इसी के साथ ही रात के सन्नाटे में एक क्लिक की आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही हल्की सी आवाज़। बॉन्ड को पहचानने में देर न लगी कि किसी ने गन का सेफ्टी कैप हटाया था, और इसी के साथ पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें इसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बॉन्ड, मैं यहाँ मौजूद हूँ। सैरा फुर्ती से बोली, अर्नी, तुम्हें गन की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़, तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अर्नी झाड़ियों की ओट से निकलकर सामने आ गया।
अब और कोई चारा नहीं है सैरा। बॉन्ड मुझे सिड के घर से निकलते हुए देख चुका है, और तुम्हारी वफादारी पर तो पहले ही मुझे संदेह था, और अब तो वो बात पक्की हो चुकी है। मुझे अफसोस है सैरा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या सिड को भी तुम्ही ने मारा है? सैरा कांपते स्वर में बोली। अर्नी ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया और बोला, दोनों चुपचाप उस तरफ चलना शुरू करो, सड़क की विपरीत दिशा में। बॉन्ड फौरन उसका मतलब समझ गया। वो उन दोनों को सड़क से दूर ले जाकर कत्ल करना चाहता था। जिंदगी और मौत के दरमियान बस कुछ ही पल बचे रह गए थे, और बॉन्ड ऐसा इंसान था जिसे बेबसी की मौत मरना हरगिज पसंद नहीं था। उसने बड़े ही फुर्ती से सैरा को एक तरफ धक्का दिया और ऊंची घास में गिर गया। उसकी उम्मीद के ऐन मुताबिक अर्नी ने गोली चला दी। गन की नाल से एक शोला सा निकला और गोली बॉन्ड के सिर के ऊपर से गुजर गई। लेकिन अगर उसे दूसरा फायर करने की मोहलत दे दे तो फिर वो बॉन्ड ही क्या। उसने लेटे लेटे अर्नी के दाएं हाथ पर ताइक्वांडो का एक भरपूर वार किया और उसकी गन हवा में उछल गई। अगली सुबह बॉन्ड ने एक बार फिर हर्बर्ट विल्सन के दरवाजे पर दस्तक दी। पहले की तरह ही दरवाज़ा मिसेस हार्डी ने खोला। बॉन्ड को ये देखकर कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि वो सुबह सुबह ही बन संवर कर कहीं जाने के लिए तैयार थी। ओह, मुझे खेद है मिसेस हार्डी कि मैंने सुबह सुबह आपको तकलीफ दी। क्या आप आराम कर रही थीं? अरे नहीं मिस्टर बॉन्ड, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पति रात को घर नहीं लौटा। मैं उसी के बारे में तुम्हारे पास आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिसेस हार्डी बिना किसी हिचक के बॉन्ड को अंदर ले गई। क्या तुम्हें पता है मेरा पति कहाँ है मिस्टर बॉन्ड? हाँ, बिल्कुल पता है। तुम्हारा पति हर्बर्ट विल्सन और सिड के कत्ल के सिलसिले में पुलिस की मदद कर रहा है। मिसेस हार्डी ने घबराकर कहा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है? मिसेस हार्डी, तुम्हारे पति ने पिछली रात मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। हमारे बीच थोड़ी हाथापाई भी हुई, लेकिन मैं उसके ऊपर काबू पाने में कामयाब हो गया। बाद में वो मुझे उल्टे सीधे जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब फिलहाल वो किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह हमसे सहयोग कर रहा है। तो क्या उसने विल्सन और सिड का कत्ल करना कबूल कर लिया है? ये सवाल पूछते हुए कुर्सी के हत्थे पर मिसेस हार्डी के हाथों की पकड़ अनचाहे ही मजबूत हो गई थी। बॉन्ड ने कंधे उचकाए और बोला, उसने सिर्फ विल्सन के कत्ल का जुर्म कबूल किया है। सिड का कत्ल उसने तुम्हारे मत्थे मढ़ दिया है। क्या मतलब? मिसेस हार्डी तुनक्कर खड़ी हो गई। अरे मेरी सारी बातें आराम से सुन तो लो मिसेस हार्डी। कल जब मैं तुम्हारे पास आया था तो तुम प्लम्बर का इंतजार कर रही थी। बाद में मुझे पता चला कि वो प्लम्बर सिड था। जब वो पाइपलाइन ठीक कर रहा था तो पाइप के अंदर से उसे एक प्लास्टिक कवर में लिपटी हुई वो चीज मिल गई थी जिसे हम और तुम पिछले 2 सालों से तलाश कर रहे थे। तुम उसे देखकर खुशी से पागल हो गई, लेकिन सिड वो चीज तुम्हारे हवाले करने को तैयार नहीं था। शायद उसे भी उस चीज की अहमियत का अंदाजा हो गया था। तो बस फिर क्या था, जब तुम उससे वो कागज लेने में कामयाब नहीं हुई तो तुमने गुस्से में आकर उसे शूट कर दिया। मिसेस हार्डी धीरे धीरे कोने में रखे पर्स की तरफ खिसकने लगी। बॉन्ड ने उसका इरादा भांप लिया और फुर्ती से पर्स को अपने काबू में कर लिया। फिर उसे खोलकर उसमें से 32 बोर की पिस्तौल निकाल ली। और ये है वो आलाए कत्ल, यानी वो हथियार जिससे तुमने सिड को शूट किया था, और फिर बाद में तुम्हारा पति सिड को कार में डालकर उसके घर पर फेंक आया था। मिसेस हार्डी मजबूर निगाहों से इधर उधर देखने लगी। बॉन्ड गुर्राया, चलो अब चुपचाप वो लिस्ट मेरे हवाले कर दो। तुम लेट हो गए हो मिस्टर। लिस्ट अपनी मंजिल की तरफ पहले ही रवाना हो चुकी है। जी नहीं मिसेस हार्डी, मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचा हूं। हाँ, अगर मैं कुछ मिनट देर से पहुंचता तो जरूर वो लिस्ट यहां से रवाना हो चुकी होती तुम्हारे साथ, लेकिन अभी फिलहाल मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे पास है। हार्डी ने हमें ये भी बता दिया है कि तुमने वो लिस्ट कहाँ पर छुपा कर रखी है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम खुद ही उसे निकाल दो। मैं नहीं चाहता कि पुलिस वाले तुम्हारा स्कर्ट उतारें। खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो। मैं ये काम नहीं करूंगा मिसेस हार्डी। मैं लोकल पुलिस की बात कर रहा हूँ। उन्हें पता चल चुका है कि तुम एक रशियन एजेंट हो, और उस लिस्ट को हासिल करने के लिए तुमने हमारे एक बहुत ही काबिल एजेंट विल्सन को कत्ल कर दिया। तो उस लिस्ट को हासिल करने के लिए अब लोकल पुलिस काफी बेचैन है। अच्छा ठीक है, तुम दूसरी तरफ मुंह घुमाओ, मैं देती हूँ लिस्ट। बिल्कुल नहीं मिसेस हार्डी, तुम अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाओ और लिस्ट मुझे दो।
मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। और अगले ही पल अचानक मिसेस हार्डी बॉन्ड के ऊपर टूट पड़ी। वो जूडो कराटे की माहिर थी, लेकिन बॉन्ड के सामने उसकी भला कहाँ तक चलती। कुछ ही सेकंड में बॉन्ड ने उसके ऊपर काबू करके उसे जमीन पर पटक दिया और सीटी बजा दी। अगले ही पल सारा कमरा पुलिस के आदमियों से भर गया। यही लिस्ट खोजने के लिए बॉन्ड को लंदन से एम ने भेजा था और बॉन्ड ने एक ही दिन में ये कारनामा कर दिखाया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।